कल्पना कीजिए कि ऐसी नदी की जो जो इतनी विशाल और इतनी ताकतवर है कि उसके हजारों मील लंबे सफर में इंसान आज तक उस पर एक भी पुल नहीं बना पाया है। सच में? सुनने में काफी अजीब लगता है ना? बिल्कुल। मतलब हम लोग अक्सर जब नक्शे देखते हैं हम्म। तो ऐसा लगता है जैसे भूगोल कोई बहुत ही शांत और स्थिर सी चीज है। हाँ। पहाड़ अपनी जगह पर जमे हुए हैं और नीली रेखाओं के रूप में नदियां अपनी जगह पर। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही कहा। पानी जीवित है या आक्रामक है और ये देशों के भूगोल से लेकर उनके इतिहास तक सब कुछ तय करता है। तो आज हमारे सामने लेखों, शोधपत्रों और भौगोलिक डेटा का एक बहुत बड़ा ढेर है। एक बहुत ही दिलचस्प ढेर, मैं कहूंगी। हाँ, और हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है। हमें दुनिया और विशेष रूप से भारत के जल संसाधनों, जिनमें हमारी नदियां, झीलें और आर्द्र भूमियां यानी वेटलैंड शामिल हैं, उनकी शारीरिक रचना और पारिस्थितिकी तंत्र को डिकोड करना है। और साथ ही उनके इर्द गिर्द घूमने वाली जो जटिल भू राजनीति है उसे भी समझना है। बिल्कुल, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। जल केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है जिसे हम बोतलों में भरते हैं या खेतों में डालते हैं। ये सभ्यताओं का आधार है। हाँ, जीवन इसी से चलता है। और आज के हमारे इस विस्तृत और गहन विश्लेषण में हम यही डिकोड करने वाले हैं कि कैसे हिमालय के किसी दूरस्थ ग्लेशियर से पिघलने वाली बर्फ की एक छोटी सी जलधारा आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय संधियों को हिला देती है। मतलब करोड़ों लोगों के दैनिक जीवन को आकार देती है। बिल्कुल। जब हम पानी के विज्ञान और उसकी राजनीति को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। वो शुरुआत करते हैं बिल्कुल विशाल पैमाने से। जब हम दुनिया की सबसे बड़ी नदियों के ग्लोबल परिप्रेक्ष्य पर नजर डालते हैं तो उनके आंकड़े सच में दिमाग चकरा देने वाले होते हैं। नील नदी का ही उदाहरण ले लीजिए। सबसे लंबी नदी। हाँ, 4132 मील लंबी ये नदी मिस्र सहित 11 अफ्रीकी देशों से होकर गुजरती है। ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये एक पूरा का पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो रेगिस्तान के बीचों बीच जीवन को संभव बनाता है। और अगर हम पानी की मात्रा के हिसाब से बात करें तो अमेज़न नदी का कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, वही नदी जिस पर कोई पुल नहीं है। हाँ, बिल्कुल वही। अभी जो आपने पुल न होने वाली बात कही, उसका वैज्ञानिक कारण बहुत दिलचस्प है। अमेज़न नदी इतने घने वर्षावनों से होकर बहती है और बारिश के मौसम में इसका जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ता है कि कोई भी पुल उस दबाव को झेल ही नहीं सकता। सही कहा। नदी की चौड़ाई कुछ ही हफ्तों में कई मील तक फैल जाती है। ये नदी अपने आप में एक अलग ही इकोसिस्टम है। और इसी तरह अगर हम एशिया की सबसे लंबी नदी को देखें, यांगसी नदी, जो लगभग 3917 मील लंबी है। हाँ, चीन का पूरा कृषि और औद्योगिक विकास इसी एक नदी के बेसिन पर निर्भर करता है। लेकिन जब हम इस वैश्विक नज़ारे से अपने देश भारत की ओर मुड़ते हैं तो ये पूरा जल परिदृश्य और भी ज्यादा जटिल हो जाता है। भारत का सिस्टम काफी विविधतापूर्ण है। बिल्कुल। हमारे पास सिंधु और गंगा जैसी विशाल नदियां हैं। हमारे डेटा के अनुसार सिंधु की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और गंगा की 2525 किलोमीटर। राइट। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये कि भारत का नदी तंत्र मुख्य रूप से दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिमालयी नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय यानी पेनिनसुलर नदियां। हाँ, और इन दोनों के बर्ताव को देखकर मुझे एक तुलनात्मक विचार आ रहा है। मुझे लगता है कि हिमालयी नदियां बिल्कुल ऊर्जावान किशोरों यानी उग्र टीनेजर्स की तरह हैं। ऊर्जावान किशोर, अच्छा, ये काफी अनोखी तुलना है। जरा इसे और स्पष्ट कीजिए कि ऐसा क्यों? देखिए, हिमालयी नदियां बिल्कुल उन टीनेजर्स की तरह होती है जिनमें बहुत ज्यादा जोश होता है। वो पहाड़ों से बहुत तेज गति से नीचे उतरती हैं, बहुत शोर मचाते हुए। बिल्कुल। वो नियमों को नहीं मानती, अपना रास्ता लगातार बदलती रहती हैं और पहाड़ों की चट्टानों को आक्रामकता से काटकर गहरी वी आकार की घाटियां बना देती हैं। दूसरी तरफ अगर हम दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदियों को देखें तो वो परिपक्व वयस्कों यानी मैच्योर अडल्ट्स की तरह हैं। वो गोंडवाना लैंड की अत्यंत प्राचीन चट्टानों के बीच अपने तय रास्ते पर बिल्कुल शांति से बहती हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि आपका ये एनालॉजी विज्ञान के नजरिए से बिल्कुल सटीक बैठता है। हिमालयी नदियां 12 मासी होती हैं। मतलब उनमें साल भर पानी रहता है?
हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें सिर्फ मॉनसून की बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। हिमालय के विशाल ग्लेशियर्स उन्हें लगातार पानी देते रहते हैं। अच्छा, तो बर्फ पिघलने से पानी आता रहता है? बिल्कुल। और क्योंकि हिमालय अभी भी एक युवा और नरम पहाड़ है, ये जो किशोर नदियां हैं, ये आसानी से उसकी चट्टानों को काटती हैं, अपने साथ भारी मात्रा में गाद और मिट्टी बहाकर मैदानी इलाकों में ले आती हैं। और यही मिट्टी उनका रास्ता रोक लेती है ना? हाँ, और फिर वे उग्र होकर अपना रास्ता बदल लेती हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियां इतनी शांत क्यों हैं? क्या उनके पास ये टीनेजर्स वाली ऊर्जा कभी थी ही नहीं? उनके पास ऊर्जा थी, लेकिन लाखों साल पहले। गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा जैसी जो नदियां हैं, वो बहुत पुरानी हैं और वो पूरी तरह से मॉनसून की बारिश पर निर्भर हैं। यानी वो मौसमी है। सही कहा। चूंकि वो भारतीय प्रायद्वीप के कठोर पठार पर बहती हैं, जो बहुत ही प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, उनका प्रवाह अब समतल और धीमा हो चुका है। तो मतलब वो अपनी घाटियों को जितना गहरा कर सकती थीं, कर चुकी हैं? बिल्कुल। अब उनके पास चट्टानों को काटने की वो ऊर्जा नहीं बची है। वो बस अपने तय रास्ते पर आराम से बहती हैं। भूगोल का ये वर्गीकरण वाकई कमाल का है। अब इस बुनियादी फर्क को समझने के बाद उन दो महाकाव्य जैसी हिमालयी नदियों पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के जीवन का आधार है। गंगा और ब्रह्मपुत्र। हाँ, गंगा की शुरुआत ही किसी रहस्यमयी कहानी जैसी लगती है। ये सीधे गंगा के रूप में जन्म नहीं लेती। बिल्कुल। इसके पीछे की भौगोलिक प्रक्रिया काफी रोचक है। हमारे डेटा के अनुसार ये गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से एक छोटी सी धारा भागीरथी के रूप में निकलती है। फिर ये पहाड़ों से होते हुए देवप्रयाग पहुंचती है, जहां अलकनंदा नदी आकर इससे मिलती है। और इन दोनों के इस संगम के बाद ही इसे आधिकारिक रूप से गंगा का नाम मिलता है। और इसके बाद जो इसका विस्तार होता है, वो सच में हैरान करने वाला है। वो कैसे? गंगा सिस्टम केवल बहता हुआ पानी नहीं है। ये भारत के 26.4% भूभाग को कवर करती है। इसका सीधा मतलब ये है कि देश की 43% आबादी अपनी प्यास, अपनी खेती और अपनी अर्थव्यवस्था के लिए इसी पर निर्भर है। अरे वाह! मतलब भारत के सतही जल का 1/3 हिस्सा सिर्फ गंगा में है। हाँ, और जब यमुना, रामगंगा, घाघरा और कोसी जैसी विशाल सहायक नदियां इसमें अपना पानी मिलाती हैं, तो ये एक अजेय शक्ति बन जाती है। आगे चलकर फरक्का बैराज के पास ये हुगली और पद्मा के रूप में विभाजित हो जाती है। और पद्मा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और अगर अजेय शक्ति की बात हो रही है, तो ब्रह्मपुत्र का जिक्र तो आना ही है। बिल्कुल, वो तो एक अलग ही स्तर की नदी है। ये नदी तो जैसे राजनीतिक सीमाओं का मजाक उड़ाती है। इसका जन्म तिब्बत के चिमायुंगदुंग ग्लेशियर से होता है, जहां इसे त्सांगपो कहा जाता है। वहां से ये बहते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे दिहांग कहते हैं। और फिर जैसे ही ये असम की घाटी में पहुंचती है, ये विशाल ब्रह्मपुत्र का रूप ले लेती है। इसका सफर इतना लंबा और घुमावदार है। हाँ, और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मॉनसून के दौरान ब्रह्मपुत्र को लाल नदी भी कहा जाता है। लाल नदी वो इसलिए क्योंकि ये अपने बहाव में भारी मात्रा में लोहे से भरपूर लाल मिट्टी और गाद लेकर आती है ना? बिल्कुल, पानी का रंग सचमुच लाल दिखाई देने लगता है। और ये गाद केवल पानी का रंग नहीं बदलती, ये गाद जमीन का निर्माण भी करती है और उसे नष्ट भी करती है। एकदम सही बात है। इसी गाद और नदी की चौड़ाई का ही कमाल है कि इसके बीचों बीच दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है, जहाँ पूरी की पूरी मानव आबादी और संस्कृति बसती है। हाँ, जरा सोचिए, एक नदी के अंदर एक इतना बड़ा द्वीप है। और सबसे मजेदार विरोधाभास ये है कि दुनिया का सबसे छोटा आबाद नदी द्वीप उमानंदा भी गुवाहाटी के पास इसी नदी में है। प्रकृति के अपने ही अलग खेल हैं। और अगर हम उस गाद या सेडिमेंट के विध्वंसक रूप को समझना चाहें, तो हमें गंगा की सहायक नदी कोसी को देखना होगा, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। हाँ, वही कोसी नदी नेपाल के पहाड़ों से भारी मात्रा में गाद लेकर नीचे उतरती है। जैसे ही ये बिहार के समतल मैदानों में पहुंचती है, पानी की गति अचानक धीमी हो जाती है। और वो सारी गाद नदी के ही रास्ते में जमा होने लगती होगी। बिल्कुल, एक तरह से नदी खुद ही अपने रास्ते में मिट्टी का बांध बना लेती है। पानी का रास्ता रुक जाता है और फिर नदी को मजबूरन उस बांध को तोड़कर अपना मार्ग बदलना पड़ता है। तो इसी अचानक आने वाली बाढ़ और मार्ग बदलने की वजह से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। हाँ,
ये इस बात का प्रमाण है कि नदियां केवल पानी नहीं ढोती, वो ये भी तय करती हैं कि कौन सी बस्ती बचेगी और कौन सी नहीं। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली और थोड़ा डराने वाला विचार है। लेकिन खैर, नदियां एक वैक्यूम में काम नहीं करती। वो झीलों और आर्द्र भूमियों, जिन्हें हम वेटलैंड्स कहते हैं, उनके एक बहुत ही जटिल नेटवर्क से जुड़ी होती है। जल प्रणालियां आपस में जुड़ी होती हैं। हमारे स्रोतों में झीलों के विज्ञान पर काफी गहराई से चर्चा की गई है, विशेष रूप से ये समझाने के लिए कि मीठे पानी और खारे पानी की झीलें कैसे काम करती हैं। अगर मैं मीठे पानी की झीलों की बात करूं, तो विज्ञान कहता है कि इनमें नमक की मात्रा ½ % से कम होती है। सही कहा। और इनके बनने की प्रक्रिया अक्सर बहुत नाटकीय होती है। वो कैसे? मीठे पानी की झीलें आमतौर पर या तो ग्लेशियरों के पिघलने से बनती है या फिर टेक्टोनिक गतिविधियों से। टेक्टोनिक मतलब प्लेटों का खिसकना। बिल्कुल। जब जमीन के नीचे मौजूद पृथ्वी की विशाल प्लेटें खिसकती हैं या टकराती हैं, तो जमीन में बड़े गड्ढे बन जाते हैं जिनमें पानी भर जाता है। जम्मू कश्मीर की वुलर झील इसका एक क्लासिक उदाहरण है, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की बात तो समझ में आती है कि ग्लेशियर का पानी है तो मीठा ही होगा, लेकिन खारे पानी की झीलों का क्या विज्ञान है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब मान लीजिए राजस्थान की सांभर झील है, जो भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। अब वहां आसपास तो कोई समुद्र नहीं है, तो फिर पानी में नमक की मात्रा 30% तक कैसे पहुंच जाती है? ये नमक आता कहाँ से? ये असल में वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन का खेल है। खारे पानी की झीलें आमतौर पर शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बनती हैं, जहां वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है। अच्छा। होता ये है कि जब बारिश का पानी आसपास की चट्टानों और मिट्टी से बहकर एक गड्ढे में जमा होता है, तो वो अपने साथ थोड़े बहुत खनिज और नमक लेकर आता है। क्योंकि इन झीलों से पानी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, तो तेज धूप में पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन वो नमक वहीं रह जाता है। ओह! तो हजारों सालों तक जब ये प्रक्रिया बार बार होती है, तो पानी अत्यधिक खारा हो जाता है। बिल्कुल, हजारों सालों के वाष्पीकरण का यही नतीजा है। इसके अलावा हमारे डेटा में कुछ और बेहद खास झीलों का जिक्र है, जिनकी अपनी अलग ही कहानी है। जैसे ओडिशा की चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी तटीय लागून है। फिर महाराष्ट्र की लोनार झील है। इसका निर्माण तो मुझे किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। लगभग 50,000 साल पहले अंतरिक्ष से एक उल्कापिंड आकर पृथ्वी से टकराया था, और उस भयंकर टक्कर से जो क्रेटर बना, वही आज लोनार झील है। सच में अद्भुत है। और फिर सिक्किम की चोलामू झील है, जो देश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। और मणिपुर की लोकटक झील, इसे तो दुनिया भर में इसके तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है। जी हाँ, लोकटक झील का वो तैरता हुआ हिस्सा, जिसे वहाँ के लोग फुमोडी कहते हैं, वो असल में सड़ती हुई वनस्पतियों, मिट्टी और जैविक पदार्थों का एक बहुत मोटा आवरण है, जो पानी के ऊपर तैरता रहता है। इतना मोटा कि उस पर जानवर भी घूम सकते हैं? हाँ बिल्कुल, उस पर छोटे छोटे घर भी बनाए जा सकते हैं। ये प्राकृतिक इंजीनियरिंग का एक बहुत ही अद्भुत नमूना है, और यही चीज हमें हमारे अगले महत्वपूर्ण विषय तक ले जाती है, आर्द्र भूमियां या वेटलैंड्स और रामसर साइट्स। हाँ, रामसर साइट्स। जनवरी 2026 तक के जो एकदम लेटेस्ट डेटा हैं, उनके अनुसार भारत में अब कुल 96 रामसर साइट्स हो गई हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर हम राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु सबसे आगे है, जहां 20 रामसर साइट्स हैं। और 2026 में ही 2 नए नाम इस प्रतिष्ठित सूची में जोड़े गए हैं, उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी विहार और गुजरात का छारी ढांड वेटलैंड। लेकिन यहाँ मुझे एक संशय है और मैं थोड़ी असहमति जताना चाहूंगा। बताइए, क्या संशय है? अक्सर हम लोग दलदली जमीन या इन आर्द्रभूमियों को बिल्कुल बेकार, बदबूदार और मच्छरों का घर मानते हैं। कई जगहों पर लोग इन पे मिट्टी डालकर इन्हें पाट देते हैं और वहां बिल्डिंग बना लेते हैं, जो कि बहुत ही आम बात हो गई है शहरों में। हाँ, हमारे स्रोतों में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का एक ताज़ा जिक्र भी है, जहां वेटलैंड्स पर अवैध निर्माण का मामला NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में चल रहा है। तो सवाल ही उठता है कि इन दलदली, बेकार सी दिखने वाली जगहों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतनी मान्यता क्यों दी जा रही है? हम इन्हें बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, राइट? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि वेटलैंड्स दिखने में शायद सुंदर ना लगे, लेकिन विज्ञान की भाषा में कहें तो ये प्रकृति के स्पंज का काम करती हैं। अच्छा, स्पंज की तरह? हाँ, और स्पंज का काम क्या होता है?
पानी सोखना। जब मॉनसून के दौरान अचानक भारी बारिश होती है और नदियों का जल स्तर बढ़ने लगता है तो ये आर्द्र भूमियां उस अतिरिक्त पानी को स्पंज की तरह सोख लेती हैं। अगर ये दलदल नहीं होंगे तो वो सारा पानी सीधे हमारे शहरों और गांवों में घुसेगा और भयानक बाढ़ लाएगा। इसके अलावा शुष्क मौसम में ये वेटलैंड्स धीरे धीरे उस सोखे हुए पानी को जमीन के नीचे रिसने देते हैं। ओह, तो इससे हमारा भूजल पुनर्भरण यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। बिल्कुल। ये सिर्फ बाढ़ ही नहीं रोकते बल्कि हमारे ट्यूबवेल्स और कुओं में पानी भी इन्हीं की वजह से आता है। ये तो सच में बहुत जरूरी है फिर। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन आर्द्र भूमियों में जो खास तरह के पौधे और सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी जड़ें एक प्राकृतिक फिल्टर का काम करती हैं। वो पानी में घुले हुए प्रदूषकों और रसायनों को सोख लेते हैं, जिससे जल की गुणवत्ता में सुधार होता है। मतलब इन्हें कंक्रीट से ढककर उस पर इमारतें बनाना एक बहुत बड़ी पारिस्थितिकी भूल है, क्योंकि आप अपने ही शहर का प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व नष्ट कर रहे हैं। ये सच में नजरिए को बदलने वाला तथ्य है। अब तक हमने भूगोल, पारिस्थितिकी, नदियों के स्वभाव और झीलों के विज्ञान पर बहुत गहराई से चर्चा की है। लेकिन पानी केवल भूगोल की किताबों और पर्यावरण तक सीमित नहीं है। ये मानव अस्तित्व का और उससे भी आगे बढ़कर देशों के बीच शक्ति और कूटनीति का एक बहुत बड़ा खेल भी है। बिल्कुल। तो प्रकृति के इस स्पंज को समझने के बाद अब हम अपने विश्लेषण के सबसे संवेदनशील हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जल संधियां और पानी की भू राजनीति। ये एक स्वाभाविक बदलाव है चर्चा का। देखिए, जब कोई नदी किसी एक देश की सीमा में बहती है तो उसे संभालना आसान होता है, लेकिन जब नदियां अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पार करती हैं तो जल वितरण हमेशा एक तनावपूर्ण मुद्दा बन जाता है। बिल्कुल। सिंधु नदी तंत्र इसका दुनिया में सबसे बड़ा और जटिल उदाहरण है। ये विशाल सिस्टम मुख्य रूप से तिब्बत से शुरू होता है, भारत से होकर गुजरता है और फिर पाकिस्तान के बड़े हिस्से को सींचता हुआ अरब सागर में गिरता है। और 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पानी का बंटवारा एक बहुत बड़ा संकट बन गया था। सही बात है। नदियां और भूगोल तो पुराने ही थे, लेकिन बीच में एक लकीर खिंच गई थी, जिससे नदियों का ऊपरी हिस्सा भारत के पास आ गया और निचला हिस्सा पाकिस्तान के पास। और इसी भौगोलिक पहेली को सुलझाने के लिए कई सालों की बातचीत के बाद 1960 में विश्व बैंक की मदद से ऐतिहासिक सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें डेविड लिलियनथल की बहुत बड़ी मध्यस्थता थी। हाँ, इस समझौते का मैकेनिज्म काफी स्पष्ट था। इसने सिंधु नदी तंत्र की 6 नदियों को 2 हिस्सों में बांट दिया। जो पूर्वी नदियां हैं यानी रावी, ब्यास और सतलुज, वो पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में दी गईं। और जो पश्चिमी नदियां हैं यानी सिंधु, झेलम और चिनाब, उनका नियंत्रण मुख्य रूप से पाकिस्तान को दिया गया। समझौते के अनुसार भारत पश्चिमी नदियों के कुल पानी का केवल 20% हिस्सा ही उपयोग कर सकता है। और दशकों तक इस समझौते को दुनिया भर में जल कूटनीति का एक बहुत सफल मॉडल माना गया। हाँ, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच हुए युद्धों के बावजूद भी टिका रहा। लेकिन हाल ही में इस यथास्थिति में एक बहुत बड़ा और गंभीर बदलाव आया है। हमारे आज के स्रोतों में एक बहुत ही ताज़ा और संवेदनशील भू राजनीतिक अपडेट भी शामिल है। यहाँ श्रोताओं को हम स्पष्ट कर दें कि हम यहाँ किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ तथ्यों पर बात कर रहे हैं। हाँ, हम सिर्फ उस तथ्यात्मक डेटा और घटनाक्रम को आपके सामने रख रहे हैं जो इन स्रोतों में मौजूद है। तो स्रोतों के अनुसार 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में एक आतंकवादी हमला हुआ। ये बहुत ही दुखद घटना थी, जिसमें 28 भारतीय नागरिकों की जान चली गई। इस हिंसक घटना के जवाब में एक कड़े रणनीतिक कदम के रूप में भारत ने अपनी ओर से इस 1960 के सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया है। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये घटना हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई दिखाती है। वो ये कि कैसे एक नदी का सीधा साधा भूगोल सीधे तौर पर आक्रामक भू राजनीति को जन्म देता है और बहती हैं। लेकिन जब देशों के बीच भरोसा खत्म हो जाता है तो उन नदियों के पानी को एक रणनीतिक हथियार के रूप में देखा जाने लगता है। बिल्कुल। पाकिस्तान का कृषि क्षेत्र और उसके ज्यादातर शुष्क इलाके पूरी तरह से पश्चिमी नदियों के पानी पर निर्भर हैं। जब ऊपरी देश पानी के बहाव को नियंत्रित करने का फैसला करता है तो ये निचले देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बन जाता है। मतलब ये अपडेट साबित करता है कि प्राकृतिक संसाधन कूटनीति के कितने कमजोर लेकिन शक्तिशाली केंद्र होते हैं। हाँ बिल्कुल, जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है। वाकई, जब बात जीवन और मृत्यु की हो तो पानी से ज्यादा शक्तिशाली और कुछ नहीं हो सकता।
आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण में हमने सच में एक बहुत लंबी और गहरी यात्रा तय की है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां अपनी उम्र और कठोर चट्टानों के कारण शांत रहती हैं। हाँ, हमने इस गलतफहमी को भी दूर किया कि वेटलैंड सिर्फ दलदल हैं और समझा कि कैसे वो प्रकृति के स्पंज के रूप में हमें बाढ़ से बचाते हैं। और अंत में हमने देखा कि सिंधु समझौते के निलंबन के साथ पानी कैसे भू राजनीतिक नक्शे को बदल रहा है। बिल्कुल, ये पूरी चर्चा साबित करती है कि जल प्रणालियां वास्तव में हमारे ग्रह का सबसे शक्तिशाली और सबसे जरूरी बल हैं। बिना किसी संदेह के हम अक्सर पानी को बस एक रोजमर्रा की चीज मान लेते हैं, लेकिन यही वो धागा है जो भूगोल, विज्ञान, समाज और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक साथ पिरोता है। सही बात है। लेकिन इस विश्लेषण को आज खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो हमारे आज के स्रोतों से ही निकला है। अच्छा। हाँ, जो एक बहुत ही अलग और गंभीर दिशा की ओर इशारा करता है। आज हमने देखा कि हिमालयी नदियां अपनी पूरी ताकत के साथ इसलिए बहती हैं क्योंकि उनके पास ग्लेशियरों का बैकअप है। वो करोड़ों लोगों की जीवन रेखाएं हैं। और इन्हीं 12 नदियों पर बड़े-बड़े देशों की अंतर्राष्ट्रीय संधियां टिकी हैं। लेकिन जरा सोचिए, हाँ? अगर जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण भविष्य में हिमालय के ये सारे ग्लेशियर पिघलकर पूरी तरह खत्म हो जाएं, ये एक बहुत ही डरावना विचार है। क्या होगा अगर हमारी ये 12 हिमालयी नदियां भी दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदियों की तरह केवल बारिश पर निर्भर मौसमी नदियां बन जाएं? जब वो ऊर्जावान किशोर अचानक बिना पानी के बूढ़े हो जाएंगे, तो इन इकोसिस्टम और संधियों का क्या होगा? बिल्कुल, क्या तब जल युद्ध और भी भयंकर हो जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए है, जिस पर हमें गहराई से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी विचार के साथ आज के इस विस्तृत और गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं।